स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के भूगोल पुस्तक का जो अध्याय है जल संसाधन। कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान के विषय के जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों, वो काफ़ी वीडियोस अपलोड किए गए हैं। बाकी विषय जो सामाजिक विज्ञान की जो बाकी पुस्तकें हैं उनके वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और ये जो लेसन है जल संसाधन, इससे रिलेटेड आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। ये पहला पार्ट है, पार्ट 2 बाद में अपलोड किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। केवल पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को। ये भी बन सकता है कि पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी की सतह का 71% जो भाग है, 71% भाग है, या 3/4 बोल दीजिएगा, जल से ढका हुआ है। ये रिक्त स्थान में एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका, तो 3/4 जो उत्तर है वो। फिर कई देशों में जल की कमी क्यों? कि इतना पानी है, फिर पानी की कमी क्यों है? भाई पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है ना, तो फिर जल की कमी क्यों है? तो ये देखिए, एक्चुअली जो पूरा पानी है वो 2 टाइप का है, एक लवणीय जल और एक अलवणीय। इसको हम सिंपल कह सकते हैं, मीठा और खारा पानी। तो अलवणीय जल, अलवणीय मतलब जो लवणीय नहीं है यानी खारा नहीं है, यानी शुद्ध जल या मीठा जल बोल सकते हैं, जो हमें मिलता है सतही जल के रूप में। भौम जल, यानी भौम जल मतलब भूमि के नीचे जो जल हैं, भूमिगत जो जल हैं, वो झील, तालाब, नदियों और ग्लेशियर के रूप में जो बर्फ़ जमी है वो। और ये जो जितना भी पानी, ये बहुत कम है। यानी आपने जितना 71% पानी देखा, उसका वापस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 97-98% पानी वो खारा पानी जो समुद्रों में है। तो 2 से 3% जो पानी है वो आपको इन सब रूपों में, चाहे वो नदियों में बहता हुआ मिलेगा, चाहे ग्लेशियर के रूप में जमा है ना, झीलों में, तालाब में और भूमि के नीचे, ये सारा 2 से 3% पानी है। तो कमी जो है वो इस अलवणीय जल की कमी है। ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक लगभग 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे लोग 2050 तक। कारण कि जो हमारा अगर इसी तरह से रवैया रहा पानी के प्रति, अगर हमने समय रहते नहीं सुधरे, तो नो डाउट खारा पानी तो बहुत होगा पृथ्वी पे, लेकिन वो हमारे काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट है जल की दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। ये सब हम देखेंगे। तो एक्चुअली में जल दुर्लभता का मतलब होता है कि जल का अभाव होना, कि ऐसा क्या है कि जल नहीं है। जल मतलब वो मीठा पानी बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जल संरक्षण करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, उसकी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो क्यों आवश्यकता है इसकी? देखिए, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो सीधा सा कारण है जल की कमी। जल की कमी? अलवणीय जल की कमी, है ना। तो ये जो कारण है वो हम डिटेल से देख लेते हैं। पहला है भूजल का अतिदोहन। भूजल का मतलब है दोस्तों भूमि के नीचे जो जल है उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसका अतिदोहन कहाँ पे हो रहा है आजकल? पेयजल हेतु और अति सिंचाई। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का नितांत, आप देख सकते हैं जगह जगह इतने नलकूप बनाए गए हैं कि आए दिन खूब पानी ज़मीन से निकाला जा रहा है और वापस उतना पानी ज़मीन के नीचे पहुंच नहीं रहा है। तो लगातार जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। पहले एक समय था कि 20 से 30 फीट पे लोगों को पानी मिल जाता था, अभी 400-500 फीट, कहीं कहीं जगह तो 1-1000 फीट तक पानी नहीं है। नेक्स्ट है जल स्रोतों का प्रदूषण। कई जगह जल हैं, लेकिन जैसे झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, लेकिन वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उस पानी का इस्तेमाल करना अब संभव नहीं है। आप देख सकते हैं यमुना, गंगा, मतलब कितने जो, और जो बड़े शहर हैं उसके पास में से जो नदी निकलती है उसमें इतना कचरा और अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाते हैं कि वो पानी पूरा का पूरा प्रदूषित हो जाता है। तो इस वजह से भी शुद्ध जल की कमी पाई जाती है। कारण जहाँ जहाँ से हमें जल मिलता है वो सारा पानी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। फिर है शहरीकरण और औद्योगिकरण। लगातार शहर बढ़ रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, या नए जो नगर या नए शहर बन रहे हैं, इसकी वजह से पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो रही है और आपूर्ति करने के लिए हमें और पानी की आवश्यकता पड़ेगी।
औद्योगिकरण यानी नए नए उद्योग लग रहे हैं, उद्योगों में ऊर्जा हेतु भी पानी चाहिए और मशीनों के लिए भी पानी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और पानी उपलब्ध बहुत कम है, जो अच्छा पानी है। एक कारण है वर्षा का असमान वितरण, कि जो जितनी भी देश हैं या पृथ्वी को छोड़िए, आप अपने देश को देखिएगा कि भारत के सब हिस्सों में बराबर वर्षा नहीं रहती। कई क्षेत्र ऐसे जो बहुत ज़्यादा वर्षा है, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कम वर्षा है, कुछ क्षेत्रों में एवरेज वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में कभी अच्छी वर्षा हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो ये सारे रीजन्स है। तो वर्षा का असमान वितरण भी जल की कमी का एक बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। तो जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 150 करोड़ लोग हो गए हैं, ये आबादी हो गई। देश आज़ाद हुआ उस समय लगभग 36 करोड़ की आबादी थी 1951 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए, पहले तो 36 करोड़ के हिसाब से पानी चाहिए था, अब 150 करोड़ लोग हैं। तो सिर्फ हमें पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, हमारी कितनी आवश्यकताएं हैं जो पानी के ऊपर निर्भर हैं। उसके अलावा खाद्यान्नों का उत्पादन करना, उद्योग लग रहे हैं, सब जगह पानी चाहिए। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जल की कमी का एक बड़ा कारण रहा है। नेक्स्ट है वृक्षों की कटाई और जल संरक्षण में कमी। हम लगातार पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जल संरक्षण की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर निर्भर थे, उन स्रोतों को हम ख़त्म कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं या एक तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। और फिर है जल का असमान वितरण। असमान वितरण मतलब जो गरीब लोग हैं उन तक वो शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाता, और अमीर लोग हैं वो नलकूप और ऐसे लगा के, आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल कल्चर हो या कुछ भी हो, तो एक समाज में भी खाई बन गई कि कुछ लोगों के पास में सारे संसाधन उपलब्ध है और बहुत एक बड़ा वर्ग है जिसके पास संसाधनों का अभाव पाया जाता है। फिर देखिए, किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि इजराइल में जो वार्षिक वर्षा है दोस्तों, वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इजराइल में, और भारत की जो वार्षिक वर्षा है दोस्तों वो 114 सेंटीमीटर है। लेकिन फिर भी इजराइल में किसी तरह के पानी की कमी नहीं है, और इंडिया में इतनी वर्षा होने के बावजूद भी पानी की कमी देखने को मिलती है। क्या रीज़न है? तो यहाँ पे देखिए, उनका जो जल प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जो बारिश का पानी होता है उसे बहुत सहेज कर रखते हैं, वो अच्छे से रख पाते हैं, और भारत में हम ये नहीं कर पाते हैं। परंतु भारत में जल प्रबंधन नहीं होने के कारण, या नहीं होने का कारण ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, यानी समुचित नहीं है, जो जितना चाहिए उस लेवल का नहीं है, के कारण वर्षा जल नदी नालों में तेज़ी से बहकर वो पानी वापस कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में चला जाता है, जिससे लगभग वर्ष के 9 महीने, 2-3 महीने जो है वो बारिश का मौसम वो तो रहता है, पानी मिल जाता है, लेकिन बाकी जो शेष 9 महीने हैं वो पानी की कमी हमें झेलनी पड़ती है। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, तो इससे विकास का रास्ता आपने अपनाया। विकास में भी पानी चाहिए, यानी जो भी आप विकास के कार्यक्रम करोगे, जो भी परियोजनाएं बनाओगे, उद्योग लगेंगे, वहाँ पानी की नितांत आवश्यकता होगी। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई, तो कंपनी कोई भी हो, कोई भी कारखाना फैक्ट्री लगे, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो पानी की आवश्यकता तो वहाँ होनी ही होनी है। फिर है उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सीधी सी बातें हैं, जैसे जैसे चाहे विकास हो रहा है, चाहे उद्योग लग रहे हैं, चाहे सिंचाई के लिए पानी चाहिए, नहरें वगैरह, तो इन सब का सीधा सा ये है कि अलवणीय जल चाहिए और पानी की आवश्यकता ज़्यादा है और उपलब्ध हमारे पास में थोड़ा कम है। और उसके अलावा और क्या? ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा मतलब सीधा सीधा आप बिजली ले लो यहाँ पे, तो बिजली का उत्पादन करना तो वो किससे होगा? जल विद्युत से। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, ये ऐसे खाली जगह या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, या अति लघुरात में भी ये प्रश्न बन सकता है। तो भारत में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका लगभग 22% जो भाग हैं वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या, यानी शहर लगातार नए शहर बन रहे हैं, और शहरी जीवन शैली में भी, जैसे कि वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना है ना, शॉवर से नहाना, ये चीज़ें भी जो जल का अपव्यय करती हैं और जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी है। जितने चाहे छोटा सा परिवार लेकिन सारे लोग अलग अलग रूम में रहते हैं, अलग अलग पंखे चलते हैं, इस तरह की जो जीवन शैली है उससे भी इसकी खपत बढ़ती है। निजी नलकूपों की संख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, इस वजह से जल संसाधन का अति शोषण हो रहा है। अब बात यह है कि जल की जो दुर्लभता है उसका मात्रात्मक पहलू, ये एक बात है
कि पानी जो है जितना लगातार पानी है वो थोड़ी सी मात्रा में उपलब्ध है, ये एक पहलू है। लेकिन एक और पहलू है इसका, गुणात्मक पहलू ये है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी घरेलू और औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा जल प्रदूषित हैं और ये जल मानव के उपयोग के लिए खतरनाक है। यानी सीधी सी बात यह है दोस्तों कि पानी नो डाउट, एक चीज़ तो ये है कि जितना पानी चाहिए पानी हमारे पास में कम है। दूसरा एक और, पानी की क्वालिटी भी तो कम हो रही है ना। पानी उपलब्ध है बाकी टाइम में, लेकिन वो जो पानी उपलब्ध है वो उस लेवल का, अच्छे लेवल का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और वो अच्छी क्वालिटी का क्यों नहीं है, इसकी वजह है जो उद्योगों में जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है। आप जाके देखिए नदियों में के किनारे, शहरों का जितना कूड़ा कचरा होता है वो सब नदियों के हवाले कर दिया जाता है, और जितने केमिकल्स हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। कीटनाशक जब सिंचाई की जाती है, उसके बाद फसलें उगाई जाती है, तो वहाँ पे उर्वरक डाले जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं, उन सब से जो पानी है वो प्रदूषित होता है। यानी हम न सिर्फ मात्रात्मक कमी को झेल रहे हैं, बल्कि जल की जो गुणवत्ता है वो भी लो क्वालिटी का पानी। आप सोचिएगा कि एक अच्छा पानी बारिश का पानी है, जिसे हम पालर पानी कहते हैं, वो सबसे शुद्धतम जल माना जाता है। लेकिन आप एक बार इमेजिन कीजिए कि नाले में बहता पानी जैसा है वो पीने के लिए लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाए थोड़ा सा दिखा के अच्छे से, तो फिर क्या होगा, तो खूब सारी बीमारियां पनपेगी, लोग ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों जल जीवन मिशन। एक्चुअली दोस्तों जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, सरकार अलग अलग समय पर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी सरकारों ने प्रयास किया है कि पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी लोगों के लिए उपलब्ध हो। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना वो शुरू हुई थी 2019 में, 15 अगस्त 2019 में। ये भारत सरकार की योजना है दोस्तों। क्या उद्देश्य है इसके, देखिए इनके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जो है नल से जल उपलब्ध करवाना। यानी हर घर कुल मिला के पानी का नल पहुंचाना और उस नल से पानी की आपूर्ति करवाना। क्योंकि पहले लोग, आप ऐसे तस्वीर देख सकते हैं, जैसे राजस्थान की तस्वीर आती है तो लोग इमेजिन करते हैं कि जैसलमेर में बिल्कुल पानी नहीं है, लोग मटकी सर के ऊपर रख कर 10-10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं नज़ारा दिखता है। तो सरकार ने पूरे देश के लिए ये अभियान चलाया कि हर घर पानी का कनेक्शन हो और उसी के थ्रू आपूर्ति भी हो। इस मिशन का नाम रखा है जल जीवन मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जल जनित बीमारियों को कम करना। यानी एक तो इससे क्या होगा, शुद्ध पानी अगर घरों तक पहुंचेगा तो लोग पहले क्या करते थे कि जो छोटे छोटे गांव हैं, ढाणियाँ हैं, वो तालाब से, बावड़ियों से, वहाँ से पानी निकाल के लेके आते हैं, कुएं से सींच के, तो वो पानी शुद्ध नहीं है या कहीं ना कहीं प्रदूषित। हमने कहा ना, गुणात्मक क्वालिटी उस पानी की उतनी अच्छी नहीं है। उस पानी के सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बहुत सारा मृत्यु दर भी एक तरीके से बढ़ जाता है। तो ये वजह है कि लोगों के स्वास्थ्य का भी देखभाल सरकार कर सकती है इनके ज़रिए से। नेक्स्ट है 55 लीटर जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से सुरक्षित जल उपलब्ध कराना। यानी टारगेट क्या है, हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए 55 लीटर पानी प्रतिदिन के हिसाब से इतना पहुंचाना हमें इस अभियान के तहत। जल जीवन मिशन भारत सरकार की सबसे बड़ी पेयजल आपूर्ति योजना, अब तक की सबसे बड़ी पेयजल पीने के पानी की पूर्ति करने के लिए जो सबसे बड़ी योजना है वो जल जीवन मिशन है दोस्तों, 15 अगस्त 2019। अब बात आती है दोस्तों कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है। हमने जल की स्थिति देखी, अभियान देख लिया कि सबसे बड़ा जो अभियान है, मिशन है वो। अब प्रश्न ये है कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है। जब सरकार कहीं जगह ही पाठ्यक्रमों में शामिल करवाई जाती है, जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो ऐसा क्यों जरूरी है कि जल संरक्षण करना ही है। इसलिए पहला जो कारण, जल की अनिवार्य जीवन के लिए अनिवार्य क्या है, जल। बिना जल के जो जीवन है वो संभव ही नहीं है। दूसरा है जल की सीमित उपलब्धता। पानी है लेकिन सीमित उपलब्ध रूप में है। कुल मिला के बात यह है कि जो कुल जल का 2.5% ही मीठा जल है, यानी जो शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, क्वालिटी वाला पानी है, वो उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए, आप समुद्र के बीच में और आपको बहुत प्यास लगी, आप पानी पी नहीं सकते हो, तो सोचिए क्या हालत होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा पानी चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे हमें ये एहसास होगा कि शुद्ध जल कितना महत्व रखता है। फिर है तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करना पड़ेगा। फिर जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हमें खाद्यान्न उत्पादन भी करना पड़ेगा, यानी कृषि पर निर्भरता है, उस वजह से भी जल की आवश्यकता है।
उसी हिसाब से उद्योग बढ़ रहे हैं तो औद्योगिक विकास के लिए भी पानी चाहिए। और एक बहुत बड़ा कारण है आजकल पानी को बचाने का, ये है जल प्रदूषण। कि जो जल पृथ्वी पर हैं वो मानवीय गतिविधियों के द्वारा लगातार प्रदूषित हो रहा है। तो जल प्रदूषण के कारण भी हमें जल संरक्षण करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। आज देखिए दोस्तों कि किस कदर जलवायु परिवर्तन हो रही है कि औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। जब बारिश का मौसम होता है बारिश नहीं होती, कभी बारिश का मौसम नहीं होता है तो बेमौसम बारिश हो जाती है। ये सब जलवायु परिवर्तन। तो इससे क्या होगा, लगातार अगर ऐसा रहा तो जो चक्र है कि जुलाई अगस्त में बारिश होना है, ठीक है ना, इस तरह से जुलाई से सितंबर तक बारिश होना था, ये जो चक्र है ये टूट जाएगा। कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, कभी 3-3 साल बारिश नहीं होगी, कभी एक साल में इतनी बारिश हो जाएगी कि अगले 5 साल की बारिश पूरी हो गई, लेकिन वो पूरा पानी बह के समुद्र में वापस चला जाएगा। तो एक बार इमेजिन करके देखिए कि जो सिस्टम बना वो सिस्टम टूट जाएगा। और वो सिस्टम किसकी वजह से टूटेगा, जलवायु परिवर्तन की वजह से। नेक्स्ट है भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो इन सब की वजह से हमें जल संरक्षण करने की आवश्यकता। प्रश्न ऐसे ही आएगा, जल संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है। अब हैं जल संरक्षण के तरीके। चलिए मान लिया कि जल संरक्षण करना अनिवार्य है, लेकिन करेंगे कैसे, जल संरक्षण के क्या तरीके हैं। तो जल संरक्षण के तरीके हैं, जल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्षा जल का संचयन करना पड़ेगा। यानी जो बारिश के मौसम में जो पानी छतों पर आता है, छतों से फिर हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं पाइप लगाकर पानी के टांकों में या और कहीं। तो ये वर्षा जल संचयन करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका ये है। दूसरा है जल का संयमित उपयोग, यानी जितनी आपकी आवश्यकता है उतना उपयोग आप जरूर करें, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप नहा रहे हैं तो 1 बाल्टी से नहा सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 बाल्टी से नहाते हो तो ये कहीं ना कहीं अपव्यय है ना, दुरुपयोग कर रहे हो पानी का। तो संयमित उपयोग हो। तीसरा है पुनः प्रयोग। पुनः प्रयोग मतलब एक तरीके से जल का चक्रीय प्रयोग बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने घर में पोछा लगाया तो उस पानी को आप पौधों को देने के लिए काम में ले सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं मल्टीपल यूज़ जो है वो कर सकते हैं, या गाड़ी को धोने में। फिर देखिए भूजल का संरक्षण। भूजल का संरक्षण का मतलब हमारी भूमि के अंदर पानी है, लेकिन उसको आप अंधाधुंध तरीके से दोहन मत करो। आप ड्रिप सिस्टम से आप सिंचाई कर सकते हो, यानी बूंद बूंद करके सिंचाई कर सकते हो। ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ये अगर ज़्यादा दिनों तक रहा तो नो डाउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले लोग हैं हम। फिर नेक्स्ट है वृक्षारोपण। ये बहुत बड़ा एक उपाय कह सकते हैं जल संरक्षण की दिशा में, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे बारिश ज़्यादा होगी, वो बहते हुए जल को उन जड़ों के माध्यम से, जो भूमिगत जल स्तर है दोस्तों, एक जो पेड़ हैं ये पेड़ पता है क्या करते हैं कि जो जड़ें हैं ये बहता हुआ जल को रोकते हैं और ज़मीन के अंदर उस पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक तरीके से भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है और बारिश में भी सहायक है ये। फिर है नदियों और जल स्रोतों का संरक्षण। हमें नदियों को बचाना है, प्रदूषित नहीं करना। जल स्रोतों का भी संरक्षण करना, चाहे वो कुएं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, झील हो, इन सब की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और सुरक्षा का मतलब यहाँ सीधा सा है प्रदूषित होने से बचाना। फिर है सामुदायिक भागीदारी। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। जितने ज़्यादा लोगों को जागरूक करके ये कार्यक्रम करेंगे उतना ही ये बेहतर होगा। और सही आदतों का मतलब है कि जैसे कि आप पानी नल चालू करके चले गए या मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे और उधर पानी गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है और इस तरह हम जल संरक्षण कर सकते हैं। अगला बिंदु हमारे दोस्तों बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों, मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरें बनाई गई। यानी प्राचीन काल से हमारे देश में उदाहरण मिल जाता है, पूरे विश्व में मिल जाएगा कि नहरों का निर्माण है, बांधों का निर्माण है, ये हुआ था। और कहीं ना कहीं इस तरह से जल धाराएँ लेके गए और जल का उपयोग बेहतरीन तरीके से किया उन्होंने। और आधुनिक भारत में भी बांधों का निर्माण हुआ है। अब बांध किसे कहते हैं, तो बांध किसी नदी, नाले या जल धारा पर पानी को रोकने के लिए बनाया गया कृत्रिम अवरोध। एक तो होता है प्राकृतिक, प्रकृति बनाए, लेकिन मानव द्वारा जो निर्मित है वो कृत्रिम होता है। जो अवरोध, जैसे मान लो ये पानी जा रहा है तो यहाँ पे इस तरह से अवरोध बना दिया, तो और ये किससे बनाएंगे, कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, ये पानी एक तरीके से रुक जाएगा। तो ये एक तरीके से बांध और झील बन जाती है। बात यह है कि बांध बनाने के उद्देश्य क्या हैं, क्यों बांध बनाए जा रहे हैं। फिर
तो बांध बनाने के बहुत सारे उद्देश्य देखिए। पहला तो है सिंचाई, आसपास के एरिया में सिंचाई हेतु पानी, बारिश हो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन बारिश का मौसम जाने के बाद अगर फसल लेनी है तो क्या करेंगे, वहाँ पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहते हुए जल को रोका जाता है और वो बाद के समय में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। अगला उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन, पानी से बिजली बनाना। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण, कई बार क्या होता है कि तेजी से पानी अगर बह रहा है और आगे क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है, तो उस पानी को कहीं ऐसी जगह रोकना जहाँ पे उसको स्टोर कर सके, तो एक तो बाढ़ नियंत्रण भी हो जाएगा और बाकी उद्देश्य भी इसके पूरे हो जाएंगे। चौथा है पीने योग्य जल आपूर्ति, जो आसपास के क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहाँ पीने के लिए पानी चाहिए, इसके लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। फिर है मछली पालन और पर्यटन, लोग घूमने फिरने जाते हैं, आजकल नौकायन होता है ना। तो ये सारे उद्देश्य हैं बांध बनाने के, और जिन बांध को बनाने के एक से ज़्यादा अगर कोई उद्देश्य है तो ऐसे बांधों को कहते हैं बहुउद्देशीय। बहु मीन्स अनेक, यानी अनेक उद्देश्यों को लेकर के बांध बनाए गए। तो अनेक क्या हो सकते हैं कि सिंचाई, जल, इनमें जो 6 पॉइंट है कुछ भी 2-3 पॉइंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय बांध, जिनका उपयोग एक साथ कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, इसका जल विद्युत और सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है। हीराकुंड बांध है, ये जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए काम हो रहा है। तो ये मल्टीपल यूज़ हैं। तो ऐसे बांध जिनका एक से ज़्यादा उपयोग है या उद्देश्य है उनको बनाने का, तो वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में, ठीक है। फिर हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर बना हुआ है। ऐसे सवाल आ सकता है दोस्तों कि 4 बांध दे दें, सामने 4 नदियां दे दें, मिलान कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है यहाँ पे। टिहरी बांध, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। तो ये नदियों पर बने हुए बांध हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, कि ये जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर, और ये बोर्ड में कई बार सवाल पूछा गया है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था, ये भी सवाल बनता है, तो आधुनिक भारत के मंदिर बताया। क्या कारण है, तो देखिए इन परियोजनाओं से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। यानी इन सब से, इन बहुउद्देशीय परियोजना या बांधों से सबका विकास होगा, कृषि का विकास होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ठीक है, औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विकास होगा, और नगरीय अर्थव्यवस्था, शहरों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। इतने सारे अगर हमारे मकसद लक्ष्य पूरे हो रहे हैं तो ये डेफिनेटली किसी मंदिर से कम नहीं है, इसलिए इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। आप वीडियो को ज़रूर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।